केस हुआ था जिसमें एक लेडी अपने उसके बेटे को ऑटिज्म था तो वो साइड शॉप से कूद गई थी। आप हाँ, मेरे एक फ्रेंड की फ्रेंड थी वो। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट मैंने थोड़ा देखा था तो उसमें 54 किड्स में से एक किड को ऑटिज्म है। एम्स की रिपोर्ट है 2024 की, ये ऑफिशियल डेटा है, बट अनऑफिशियल अगर बात करें तो इट इज़। आपको नहीं लगता पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब? मैं इसको रिफ्रेम करती हूँ, Okay. अवेयरनेस बढ़ गई है। उनके जो नेबर तक अपने बच्चों को खेलने से मना कर देते हैं। मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए सेव करना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं निकालना ही बंद कर देती हूँ। बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी। पहले तो ये एक्सेप्ट करना, वाई मी। आयुर्वेद में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। आपको ये भी पता है कि ये एक चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग है इसके साथ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि मेरे बच्चों को क्यों हो गया। तो आपको क्या लगता है क्या रीजंस होते हैं एग्जैक्टली ऑटिज्म होने के? कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन है? सो जैनेंद्र, हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं अनीता जी जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल रन करती हैं नोएडा में। और जब से मेरा डिस्कशन इनसे स्टार्ट हुआ है जब कि हम पॉडकास्ट शूट करेंगे इसको लेकर, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो इनका मोटिव है स्कूल का वो बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी लोग ये बच्चों की हेल्प कर रही हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि मैं कहाँ से अपने बच्चों का एजुकेशन कराऊँ क्योंकि नॉर्मल स्कूल इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आज पहले मैं अनीता जी से पूछूंगा। अनीता जी, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे आप स्कूल रन कर रहे हो। ओके, हेलो एवरीवन, थैंक यू जैनेंद्र मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं एक रिहैब एक्सपर्ट हूँ। मैंने 1999 में फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया था। देन आई डिड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड बहुत सारे कोर्सेज किए हैं इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन। आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 17 years ऑटिस्टिक बॉय and we have a special school, Noida Special School and Therapy Center, and एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है बॉयज़ के लिए, ऑटिस्टिक बॉयज़ के लिए, जो एडल्ट्स हैं लाइक 18 years एंड अबव के लिए हैं। सो दिस इज़ हु वी आर। वाह वाह। तो अभी कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास? रेजिडेंशियल फैसिलिटी में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं मेरे पास, और पटना से हैं, यूपी से हैं, ऐसे काफ़ी जगहों से हैं। हाँ जी। ओके। अभी ऑटिज्म को लेकर मैं भी थोड़ा पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी जी। जो रिसेंट रिपोर्ट मैंने थोड़ा देखा था तो उसमें 54 स्टूडेंट्स में से या 54 किड्स में से एक किड को ऑटिज्म है। तो ये सच में ऐसा है या ये फेक? हाँ जी, जैनेंद्र, ये एम्स की रिपोर्ट है ओके। 2024 की। उसके अकॉर्डिंग हर 54 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म है या ऑटिज्म के कुछ लक्षण हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, बट अनऑफिशियल अगर बात करें तो इट इज़ लेस देन 30-35 ऑल्सो, कि 30-35 में से एक बच्चे को ऑटिज्म के कुछ ना कुछ ट्रेट्स आपको दिख जाएंगे। ओके। क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चे अपने पंजों पर चलते हैं उनको भी ऑटिस्टिक बताया गया है। वो एक रेड फ्लैग है। ओके। सो ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। हम कभी एक चीज़ या एक फैक्टर को कि अच्छा मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अगर मैं सिर्फ इस बेसिस पे कहूँ कि ये ऑटिज्म है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंडर आता है, तो ये सही नहीं होगा। एटलीस्ट कॉम्बिनेशन में 3 या 4 या 5 फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 2 साल का हो गया और आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, इज़ वन थिंग। नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपने बुलाया किसी बच्चे को उसके नाम से और वो बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, वो खेल रहा तो खेलता जा रहा है। स्पीच या लैंग्वेज जो है उस तरह से डेवलप नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी भी वन वर्ड में बात कर रहा है या जेस्चर्स यूज़ कर रहा है, एक्शंस यूज़ कर रहा है। उसको आपसे उसको पानी पीना है, आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा फ्रिज तक, और फ्रिज को बोलेगा, आपको हाथ से बोलेगा खोलो, मुंह से नहीं बोलेगा खोलो, है ना। ऐसे फैक्टर्स हैं। 4-5 अपने टॉयज ले लिए और वो लाइन से लगा रहा है। या फिर वो उसने कार को ले लिया और कार को ऐसे चला के नहीं खेल रहा, कार के पहिए से खेल रहा है। सो डिटेलिंग में जा रहा है ना। आपको लगता है ये लॉस्ट रह रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई रूम में आए, वो अपनी दुनिया में ही बिजी है। वो एक कोने में कुछ भी अपना ले लेगा और उससे खेलता जा रहा है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है।
गोल घूम रहा है तो गोल घूमता जा रहा है। ओके ओके अनयूजुअल फ्लैपिंग अगर आपको हाथ की, जंपिंग है ना, टो वॉकिंग जैसे एक फैक्टर आपने बोला, इनमें से कोई भी 3-4 चीजें अगर कॉम्बिनेशन में आपको हो रही हैं तो ये अलार्मिंग है, रेड फ्लैग है, और उसे इमीडिएटली वी नीड टू गो टू अ डॉक्टर और रिहैब एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। ओके। डॉक्टर्स क्या सही जगह है जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स तो मेडिसिन की बात आ जाती है, जैसे डॉक्टर का नाम लेते हैं तो हाँ। एक्चुअली है बेटर ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पीडियाट्रिशियंस के पास ही जाना है, या न्यूरो मतलब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के को कांटेक्ट करना है, एंड उनके बाद वो डायग्नोसिस होगा या स्क्रीनिंग होगी, इनिशियल असेसमेंट के बाद वो रिफ़र करेंगे रिहैब वाले लोगों के पास, जिसमें कि एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ये पूरी टीम होती है। ओके। आपने तो इस पर काफ़ी स्टडी करी है, तो आपको लगता है कि कोई मेडिसिन इसमें हेल्प कर सकती है? देखिए लास्ट 25 ईयर्स से मैं इन्हीं बच्चों के साथ हूँ। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे 2 साल के थे, अभी वो बहुत बड़े भी हो गए, 20 ईयर्स के प्लस हो गए हैं। मेडिसिन का रोल है कुछ कुछ कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को ADHD भी है साथ में, यानी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। ओके हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए मेडिसिन आप दे सकते हैं, बट ऑटिज्म के लिए ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। उसके कुछ कुछ सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन की हेल्प ली जाती है, बट इन सम केसेस, जैसे कि अगर ऑटिज्म का जो है वो ज़्यादा है, तो जैसे कि मैं ऑटिज्म के लिए कहती हूँ कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। हाँ इट इज़ नॉट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आजकल डिसऑर्डर वर्ड भी नहीं यूज़ करते, और मैं भी पर्सनली डिसऑर्डर वर्ड नहीं यूज़ करती, बिकॉज इट्स अ कंडीशन। यस दिस इज हाउ आई एम, लाइक हु आई एम, है ना, हाउ माई ब्रेन इज वर्किंग, है ना। तो इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन कहती हूँ, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, और बेसिकली इसमें 2-3 एरियाज अफेक्टेड होते हैं। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है दैट इज़ स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाला एरिया होता है। सेकेंडली सोशल इमोशन वाला होता है। थर्ड होता है कि बिहेवियर एंड सेंसरी, उसमें प्रॉब्लम होती है। सो जब मैं बात करती हूँ कि स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाला एरिया अफेक्टेड है, तो उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे को अपनी चीज़ एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो जैसे अभी एक एग्जांपल दिया, उसको पानी चाहिए, उसको नहीं पता कि पानी दे दो, हाँ, वो नहीं बोल पा रहा मुझे पानी तो। उसे बोलना, उसे पता है कि मुझे पानी चाहिए, पर उसको ये नहीं पता ये मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे करूं। तो वो आपको लेके जाएगा फ्रिज के पास या जहाँ पर जहां भी गया, और हाँ, अगर उसको बॉटल है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल, अब उसको पानी पीना है, उसको बॉटल खोलना नहीं है, वो आपका हाथ पकड़ेगा, ऐसे ढक्कन के पास ले आएगा और बोलेगा, ऐसे इशारा करेगा हाथ से कि खोलो। बोलेगा नहीं है हाँ, तो। ये ऑटिज्म है। सो ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म के बच्चे की ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। ओके दिमाग, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, वो मैं वर्ड भी नहीं यूज करूंगी, बट नॉर्मली हमारे यहाँ किसी भी मेंटल कंडीशन को एक ही वर्ड दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार IQ की कमी हो, ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि मैंने ये देखा है कई सारे पेरेंट्स को, वो बहुत परेशान रहते हैं कि उनके जो नेबर तक अपने बच्चों को खेलने से मना कर देते हैं कि नहीं, इनके बच्चे के साथ मत खेलो। और वो पेरेंट्स बहुत ही अलग फील करते हैं सोसाइटी में कि अब मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ। काफ़ी सारे मेरे मेरे जानने में ही फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। जब वो लोग आपके पास आते हैं तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हो? फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? सो फर्स्ट स्टेप तो होता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग। सी, पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है जनेंद्र, किसी भी बच्चे की कंडीशन में कितना इम्प्रूवमेंट आएगी। अम, एक पहला होता है जो एज अ पेरेंट ऑल्सो मैंने भी फील की है। सबसे पहला जो एक पेरेंट, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, मैं ये नहीं कहूँगी, पेरेंट्स को कभी ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे। वन इज शेम, क्योंकि, और शेम क्यों है, क्योंकि सोसाइटी एक जो फिट इन करना है ना सबको एक जैसा, है ना, हमें गॉड ने अलग बनाया है। हम, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काले की किसी के बाल है, किसी के आईज ब्राउन है, बट हम सबको एक जैसा देखना चाहते हैं। कोई जरा सा भी अलग है ना तो वो उंगली उठा, अरे ये अभी तक बोला नहीं, ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो क्वेश्चंस और सोसाइटी, पहले फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन पेरेंट्स को सबसे पहले वो डिफेंडिंग मूड में आ जाते हैं कि, शुरू कर देते हैं बच्चों को बाहर कम एंड निकालें। दिस इज वेरी नॉर्मल। क्यों, मैं बाहर निकालूंगी तो कोई क्वेश्चन करेगा, ये अभी तक बोल नहीं रहा है, ये अभी तक ऐसे क्यों कर रहा है। हाँ मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए सेव करना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं निकालना ही बंद कर देती हूँ, मैं सोशली खुद को बाइकआउट कर लेती हूँ।
पीपल ऑल्सो बाइकआउट, हम खुद भी बाइकआउट कर लेते हैं, बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि पेरेंट्स की काउंसलिंग में सबसे पहला पार्ट आता है कि एक्सेप्टिंग माई चाइल्ड द वे माई चाइल्ड इज, जैसा है पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले आपको अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। एक और मिसकंसेप्शन है ना ऑटिज्म को लेके कि इमोशंस नहीं होते हैं। दिस इज अ मिथ, सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, ठीक, एक्सप्रेशन वाला एरिया, बट वो इमोशंस होते हैं। ठीक है, हमें राइट वर्ड, पहला जो है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी, काउंसलिंग में एक्सेप्टेंस पेरेंट्स को होना चाहिए और अपने बच्चे के लिए आवाज उठाना। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा एज अ मदर, एज अ फादर, इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दो। किसी ने बोला अभी बोलता नहीं है, तो बोल लेगा ना, जल्दी क्या है। आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं, आपने एक बार जवाब दे दिया, सामने से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसको हाइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, अरे आज नहीं बोल रहा है, वैसे तो बोलता है, तो अगला क्वेश्चन वहां से शूट हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रेट आंसर दे दिया कि ही हैज ऑटिज्म, इज डिफरेंट, तो नहीं, सामने से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं करेगा। सही बात है। जो आपने पेरेंट्स को लेकर बात कही वो सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली नोएडा में एक केस हुआ था जिसमें एक लेडी अपने उसके बेटे को ऑटिज्म था, तो वो साइड छत से कूद गई थी। आपको पता होगा उस केस के बारे में। आपने थोड़ा और रिसर्च की उसको लेकर, कब से परेशान थे, कुछ ऐसा कुछ हाँ, मेरे एक फ्रेंड थी वो, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हस्बैंड वाइफ दोनों में, हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ब्लेम गेम हो जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से, तो और रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं, मोस्टली कपल्स के रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टफ जर्नी है जर्नेंद्र, बहुत टफ जर्नी है। एज अ पेरेंट आई नो कि बहुत टफ जर्नी है, बट क्या है कि कहीं ना कहीं हिम्मत तो रखनी है ना। अगर हम हिम्मत नहीं, हार जाएंगे तो कुछ नहीं होता है और आपकी ही लाइफ है। हाँ, तो वो ही है कि अगर नहीं कर पाए वो, तो देयर वाज वन डे की एक दिन होता है, वो काफी दिन से इकट्ठा होते 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 एक पॉइंट आता है, एंड ये बहुत सैड स्टोरी थी और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब इससे क्या ही हासिल हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है एक, उसके बेटे को ऑटिज्म है, तो उसके हस्बैंड वाइफ दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं इस बात को लेकर कि ये वही कि ये तुम्हारी वजह से हो गया, ये तुम्हारी वजह से हो गया, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम ध्यान नहीं देती हो। कुछ लग जाता है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा नहीं समझता, कभी उसको चोट लग जाती है तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। इवन उनको डाइवोर्स की नौबत आ गई कई बार वो उसकी वाइफ चली जाती है उसको छोड़कर कुछ दिनों के लिए। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स को समझना चाहिए, शायद वो कोशिश भी बहुत करते हैं और ये सिचुएशन सच में काफ़ी टफ है। हाँ, देखिए पेरेंट्स को बिल्कुल समझना चाहिए, और दोनों चीज, दोनों बातें आपने बोली, वो कोशिश भी बहुत करते हैं। ये बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी। पहले तो ये एक्सेप्ट करना, वाई मी, इतने लोग दुनिया में थे, मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। होते हैं पेरेंट्स साथ में, मतलब मैंने बहुत देखा। हाँ, जर्नी है। मैं अपनी एज ए नॉट ओनली एज ए प्रोफेशनल बताने से पेरेंट बता रही हूँ कि पहला क्वेश्चन होता है कि मैं ही क्यों। सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या होगा अब। और ऑफ कोर्स आपकी बहुत सारी चीजें, अगर आप को घूमने का शौक था, आपका वो बंद हो जाता है। आपके, अगर आप सोशली बहुत एक्टिव थे, आपकी सोशल लाइफ थी, वो खत्म हो जाती है। आपका फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग आपको अवॉइड करते हैं, कई बार आप लोगों को अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि वही अननेसेसरी क्वेश्चंस को अवॉइड, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा होता बच्चे से, आप बच्चे के साथ लगे हुए, आपने थेरेपी सेशन 1 महीने करा लिया, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, ये कहते हैं पेरेंट्स। आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ उसका, आप इतना मेहनत कर रहे हो। तो बट ओनली थिंग इज दैट कि वी नीड टू हैव पेशेंस, और अपनी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। पेरेंट्स को खुद भी, पेरेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा काम करें। उसके बाद आपस के रिलेशंस रखें, दोनों काम डिवाइड कर लें। सबसे बेस्ट होता है कि रोल डिवाइड कर लें। ये वाला काम, अच्छा इस थेरेपिस्ट के पास मैं लेके जाऊंगा, तो खाना, क्योंकि उसके खाना भी डिफरेंट होगा, खाना खिलाना भी मुश्किल है। तो स्लीप पैटर्न बहुत बार बच्चों का डिस्टर्ब रहता है, रात में नहीं सोते हैं, है ना। ये सब है कि तो चलो 2 घंटे तुम सो जाओ। तो आपस का रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर वर्क करना है। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी एक दिन का दोनों को ब्रेक भी लेने की जरूरत है कि ओके, यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल स्टे
आई टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। जब ये एज अ टीम काम करेंगे ना पेरेंट्स, सब रिजल्ट्स तो ही रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग जर्नी है लोग ज्ञानेंद्र। हाँ, ये एक दो दिन की बात नहीं है। सो आपको अपनी हैप्पीनेस, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी आपस के रिलेशंस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये एक बार ठीक हो जाएगा ना, आपके बच्चे के साथ काम बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मुझे एक चैलेंज और लगता है इन लोगों की लाइफ में कि जब वो स्कूल में लेकर जाते हैं तो स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता उन बच्चों को, और हर सिटी में या छोटे मोटे शहरों में इनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है सब जगह स्कूल्स होने चाहिए या इनको बाहर भेजना चाहिए? पेरेंट्स को, पेरेंट्स डरते भी बहुत हैं बाहर हाँ भेजने से। हाँ, ऑफ कोर्स। सो गवर्नमेंट के हिसाब से, जो सर्व शिक्षा अभियान के हिसाब से, कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को, स्पेशल नीड्स के बच्चे को मना नहीं कर ओके। सकता एज पर गवर्नमेंट। अभी दिल्ली में ही किसी एक पेरेंट ने चैलेंज किया है किसी स्कूल को, एंड वापस उन्होंने उस बच्चे का एडमिशन लिया है। सो इस बेसिस पे सिर्फ कि आपके बच्चे को स्पेशल नीड्स है, कोई स्कूल, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, डिनाई नहीं कर सकता। और अर्ली ईयर्स में ऑफ कोर्स बच्चों को नॉर्मल स्कूल, जो रेगुलर स्कूल्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बीच में रहते हैं जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं। सो न्यूरोटिपिकल मतलब नॉर्मल बच्चे जो हम कहते हैं, उनके साथ रहते हैं तो अच्छी चीजें, मतलब एक नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं, इमोशन। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अर्ली ईयर्स में। और प्राइमरी स्कूल तक तो बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल हो गया, रेगुलर स्कूल हो गया, उसमें जाना चाहिए। और अगर कोप अप नहीं कर पाया तो स्पेशल स्कूल तो ऑप्शन है ही है। सो इसमें और हर आपका ये राइट भी है कि आप स्कूल को, अथॉरिटीज को बोल सकते हैं कि वी नीड अ स्पेशल एजुकेटर, वी नीड अ ओटी, वो अरेंज करेंगे। ओके। इट इज ऑन देम। ओके। अभी रिसेंटली मैं एक लेडी से मेरा डिस्कशन चल रहा था, वो बता रही थी कि उनके बेटा ऑटिस्टिक है, तो जो केयर टेकर हैं स्कूल में वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। कुछ कुछ ऐसा कुछ केस था, कुछ ऐसा हाँ, भी है? आजकल स्कूल्स ने एक नया तरीका सीखा है कि अच्छा ठीक है, एडमिशन तो ले लेंगे, एक शेडो टीचर ले आओ। हाँ। अब पेरेंट्स के लिए देखिए, मैंने बोला ना, इमोशनली बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, फाइनेंशियली भी बहुत डिफिकल्ट जर्नी है ना, क्योंकि आपने रेगुलर स्कूल की फीस दी, प्लस अब आप एक शेडो टीचर की फीस दे रहे हो। शेडो टीचर होता है जो बच्चे के साथ एज अ शेडो पूरा टाइम रहेगा। मिनिमम 15,000 20,000 का आपको फिर एक एक्स्ट्रा मंथली हो गया। स्कूल फीस अलग है ये? स्कूल फीस तो पूरी अलग है, हम्म। ट्रांसपोर्ट की फीस अलग है, ये अलग है। कई बार अगर लर्निंग सपोर्ट डिपार्टमेंट या सेंट डिपार्टमेंट बना दिया, उसका अलग से चार्जेस है, 3,000 4,000 5,000 कर लेते हैं। तो फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा बर्डन ऑफ कोर्स पेरेंट्स पे आता ही आता है। आपको लगता है किसी तरह से सॉल्व हो सकता है ये? धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हो रही है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। एंड पेरेंट्स अभी, क्योंकि एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो अभी पेरेंट्स अपने राइट्स के लिए बोलना स्टार्ट हो रहे हैं। और आप बोल सकते हैं, अनटिल इस बच्चे के बहुत ज़्यादा मेजर बिहेवियर्स हैं जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है, स्क्रीमिंग है, शाउटिंग है, उन केसेस में तो ठीक है, आई आई एम विद द स्कूल, क्योंकि बाकी भी अगर 20 बच्चे क्लास में हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, तो वहाँ पे आप एज अ शेडो टीचर या कर सकते हैं। बट अगर जहाँ माइल्ड कंडीशंस हैं या बॉर्डर लाइन कंडीशंस है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्कूल सपोर्ट करेगा। एंड टीचर्स को, स्कूल को अवेयर करने की ज़रूरत है, अपनी टीचर्स को। सो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स टीचर्स में, स्पेशली अर्ली ईयर्स के टीचर्स में, जैसे अच्छे स्कूल्स नोएडा में जितने हैं, वो सब मैं जाती हूँ वर्कशॉप्स लेने के लिए, तो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कि कैसे डील करना, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है ऑटिस्ट, तो क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी क्लास में करेंगे ना, उसमें भी जनरली में बहुत बड़ा रोल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में 20 बच्चे हैं, उस बच्चे को एक अलग सी, उसी में कॉर्नर फ्रंट अपनी टीचर टेबल के पास वाली चेयर दे दीजिए, है ना, वो दे दीजिए। आप थोड़ा नॉइज कम कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन क्लास में कम कर दीजिए। छोटे छोटे चेंजेस भी अगर हम कर देते हैं, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम है तो आप लाइट डिम लगा सकते हैं। इतने इतने चेंजेस करने से भी बच्चे को रूटीन बता दिया, फॉर एग्जाम्पल कि आज ये हो, बच्चे हमारी एंग्जाइटी रहती है कि रूटीन क्या है, आपने बोर्ड पे रूटीन लिख दिया, विजुअल शेड्यूल बना दिया, उतना भी बहुत होता है। अगर टीचर्स सेंसिटाइज होते करते हैं तो उतने में भी चेंजेस आ सकते हैं। यही सब तरीके जिससे हम ये इंक्लूजन को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शेडो टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को हैंडल कर ले? ऐसा कुछ पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता है। शैडो टीचर, हाँ शैडो टीचर, बट इसमें भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि शैडो टीचर होने से क्या होता है कि बच्चे को ऑफ कोर्स क्लास में सब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है,
but I have worked with mainstream schools or very big short schools also in Noida. बट जनेंद्र प्रॉब्लम ये हुई है कि टीचर्स अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सब कुछ उस शैडो टीचर पे चला जाता है, तो टीचर का जो क्लास में रोल था ना उस बच्चे के लिए वो भी खत्म हो जाता है, सब कुछ। वो अब वो शैडो टीचर पता नहीं कितना एजुकेटेड है कितनी नहीं है, क्या है इस फील्ड से है नहीं, बट वो सब कुछ, तो हर चीज, वो खाना खिलाना है, पढ़ाना है, सब कुछ है, बस तक छोड़ना है, तो सब कुछ उस पर डाल दिया जाता है। काफी टफ है फिर के। जैसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक सबसे टफ केस जो आपको याद हो, तो सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में था, आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया हो, रिकवर हो गया हो? मेरे पास अभी एक बच्चा आया है, 28 ईयर्स का, बच्चा तो नहीं है, एडल्ट है बट हम लोग क्या है ना, प्यार से बच्चा ही बोलते हैं, तो हमारे लिए बच्चा है, अदरवाइज नहीं, बट हमें बच्चा नहीं भी बोलना चाहिए, वी शुड से ट्रीट हिम एज एन एडल्ट। इज 28 ईयर्स ओल्ड। वो इतना ज़्यादा उसका था कि सेल्फ हिटिंग बहुत थी, इतनी ज़्यादा सेल्फ हिटिंग, ऐसे वाला हिटिंग थी कि ये पूरा एरिया डार्क हो गया उसका, और इतना सेल्फ हिटिंग के साथ वो बाइटिंग ऐसे वाला था। क्योंकि उसको जिस इन्वायरमेंट में रखा गया था, तो वो इतना ओवरवेलमिंग इन्वायरमेंट था कि ऑलरेडी उसको नॉइस से प्रॉब्लम थी, साउंड से प्रॉब्लम, साउंड सेंसिटिव था, तो हाइपर सेंसिटिविटी जो साउंड की होती है वो थी उसको, और वो इन्वायरमेंट में इतना शोर था जहाँ रखा गया था, वो कोप अप करने के लिए ना खुद को हिटिंग और ये कंटिन्यूस था, ड्रूलिंग थी बहुत ज़्यादा, 28 ईयर्स, चुइंग नहीं थी। लास्ट 1 ईयर से इज विद अस, इफ़ यू सी हिम, उसका फेस पे शाइन आ गई है, ही इज काम कंपोज्ड। जब वो आया था वो किसी को अपने इतनी प्रॉक्सिमिटी में नहीं आने देता था, ऐसे धक्का मार के भगा देता था। अभी आज ही मैंने उसकी एक, अभी कैमरे में देख रही थी एक वीडियो मैंने, और रिकॉर्ड करके पेरेंट्स का शेयर करी है, स्विंग पे बैठा है, उसके साथ 2 और बच्चे बैठे, 3 बच्चे बैठ के स्विंग कर रहे हैं, तो मैंने अभी उनको मैसेज किया है कि सी दिस इज अवर अचीवमेंट, कि वो और बच्चों को अपने पास बैठे, वो बिल्कुल काम कंपोज्ड, ही इज सो नाइस, अभी खाना अच्छे से खाता है, ही इज नॉन वर्बल बट ही इज एबल टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। ग्रेट। हाँ, सो दिस इज समथिंग, मतलब बहुत अच्छा है, उसकी ड्रूलिंग खत्म हो गई है, उसके फेस पर, ही इज काम नाउ। ओके, आप जो भी स्कूल रन कर रहे हो उसको लेकर क्या विजन है आपका, फ्यूचर में कैसे देखते हो आप उसको? सो इसको स्टार्ट करने का भी जो था ना, हाँ, वो मोटिवेशन मेरा बेटा ही है, माय सन, ही इज निलय, ही विल बी 18 दिस अक्टूबर ओनली, ही इज 6 फीट टॉल, हैंडसम बॉय, एंड उसकी जर्नी बहुत, मतलब ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरी जर्नी जो बहुत डिफरेंट रही है जनेंद्र, क्योंकि नॉर्मली लोग इस फील्ड में तब आते हैं जब उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है ना, इधर स्पेशल नीड्स हो गया, मेरी जर्नी अपोजिट रही है। सो आई वाज ऑलरेडी इन दिस फील्ड। सो मेरे नेबर में एक बच्ची थी छोटी सी, मतलब जब मैं खुद छोटी थी 10th में थी, तो मेरी नेबर थी, आर्मी बैकग्राउंड है हमारा, तो उसमें सिग्नल्स इनक्लेव में एक छोटी बच्ची थी, उसको पोलियो था, तो मेरी उससे बड़ी डिफरेंट मेरी बॉन्डिंग थी उससे, वो मेरी फ्रेंड थी, और तो हम दोनों की बहुत, तो उस वहाँ से तो मेरे अंदर एम्पैथी थी कि हाँ, आई वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। सो आफ्टर माय बीएससी मैंने इस वाली फील्ड में चली गई, एंड I was working throughout. I was working with Delhi Council for Child Welfare at that time, and then वहाँ 8-9 years हो गए थे, and then my son was born. So I was already working in the field, and then my son was born, and again वो बहुत blame start हुआ, because ओ तुम इन बच्चों के साथ काम करती थी इसलिए ऐसा हुआ है ना। सो ये एक सोसाइटी का, फैमिली का बहुत आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। मेरे लिए क्या होगा वो टाइम तो? बहुत ज्यादा टफ था टू एक्सेप्ट कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों चीज थी, ब्लेसिंग भी थी कि मुझे पता था करना क्या है, मुझे झोला छाप डॉक्टरों और या झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे ये पता था। साथ ही साथ मेरे लिए ये भी बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग भी था, बहुत टफ था कि मुझे प्रोग्नोसिस पता था। आज से 20 इयर्स बाद दिखेगा कैसा, जब आपको प्रोग्नोसिस पता है तो आपकी जर्नी और टफ हो जाती है। एक होता है ना पेरेंट्स, बिल्कुल छोटा बच्चा है, होप है अरे ठीक हो जाएगा, एक वो डिफरेंट होप है, एक आप एज अ एक्सपर्ट, आपको पता है, प्रोफेशनल हो, आप इसी फील्ड में कर रहे हो, इन्हीं बच्चों के साथ कर रहे हो, आपको पता है किस लेवल तक इम्प्रूवमेंट आएगा, किस लेवल पे आएगा, कितना आएगा और क्या कहाँ रुक जाएगा, आपको ये भी पता है ये कभी ठीक नहीं होगा,
इस 100% ठीक नहीं हो। 100% ठीक वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि बीमारी तो है नहीं ना, इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन। आपको ये भी पता है कि ये एक चीज है जो लाइफ लॉन्ग है इसके साथ, और अब ये मेरी जर्नी, मेरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है मेरी, है ना। तो बट हाँ, निलय के साथ बहुत बहुत इनिशियल 2-3 इयर्स लगे थे एक्सेप्ट करने में। डिप्रेशन में भी गई मैं, सुसाइडल थॉट्स भी आए, ये सब कुछ बिकॉज ये हमारी जर्नी, हमारी ग्रोथ का पार्ट है। बट इससे ओवर पावर करना है। आपस के रिलेशंस बहुत अच्छे हमारे बने, नीले ने बहुत कुछ सिखाया। आई वॉज अ केयर फ्री पर्सन, कोई मतलब नहीं था दुनिया से, एक अलग वर्ल्ड में जीती थी। पेशेंस सिखाया, अनकंडीशनल लव क्या होता है, दैट नीला हैज टॉट मी, कि विदाउट एक्सपेक्टिंग कि सामने से मिलेगा, ऑब्वियसली। है ना। जो अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, मैं टोटली डिफरेंट पर्सन हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन आज। और हैप्पीनेस, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मॉनिटरी, पैसा, गाड़ी, ये सब नहीं है। हैप्पीनेस क्या है वो उसने सिखाया है। तो निलय के साथ फिर ये 4 में हमारी जर्नी बहुत डिफरेंट रही है। वो हमने उसके साथ काम किया, क्लासिकल जितनी थेरेपीज थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये साथ में चलता रहा। पैरेलल हमने थोड़ा आयुर्वेदिक भी किया। दिस इज माय पर्सनल थिंग कि आयुर्वेद में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, आपका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा है, शिरोधारा है। शिरोधारा बहुत मैंने कराया है निलय का, तो उसमें शिरोधारा से क्या होता है, ब्रेन काम हो जाता है, थोड़ा सा कामिंग उसमें जाता है। तो ऑफकोर्स ये सारी, और कोई भी एक चीज आइसोलेशन में नहीं होती कि मैं सिर्फ ओटी करा लूँ हो गया ठीक, या मैंने शिरोधारा करा लिया, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन में चीजें काम करती हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि ये चीज से ठीक हो जाएगा, ये काम करा लेंगे। बहुत सारी चीजें आती हैं बीच में, आपको बोलेंगे कि GFCF डाइट कर लो, हाँ। उससे हो जाता है। HBOT करा लो, इससे हो जाता है। इतनी सारी स्टेम सेल थेरेपी है। लोग के वहाँ पर एक बाबा हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत है। अरे मैं तो मतलब यहाँ तक सोचे कि एज अ पेरेंट लाइफ क्या होती है कि आपके यहाँ जो काम करने आती हैं ना, हाँ वो भी आपको सजेस्ट करके चली जाती हैं हाँ। कि दीदी मेरे वहाँ चल लो एक बार, वहाँ पे एक बाबा है ना, बहुत बढ़िया झाड़ फूंक करते हैं, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो आप जब फिर, अब तो हंसी आती है, तब लगता था कि हाँ क्या पता ये भी सच है। उनका कुछ निकला था। हाँ, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा ये प्लस था कि पॉइंट पहले से पता था कि इससे कुछ नहीं होना, करना क्या है। हाँ। तो उससे क्या हुआ, एंड देन नीलय रेगुलर स्कूल में गया है टिल 6th ग्रेड। बट एक स्टेज पे आके मुझे लगा कि अभी उसकी जो, क्योंकि उसके जो साथ के बच्चे थे वो ग्रो हो गए थे इमोशनली, मेंटली, है ना, एंड ये पीछे था, तो ये उनके साथ मिंगल नहीं हो पा रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन आने लग गई थी, तो एंगर, एग्रेशन आने लग गया। देन वी डिसाइडेड कि अभी ये स्पेशल स्कूल में भाई डालेंगे। लड़ाई झगड़े की कैसा है कभी आ जाता है उसमें, टाइम पर? अभी जो स्कूल 6 वाले आप बता रहे हो तो वो उसमें रोज कंप्लेन आती है, ओके। रोज, आज इसने इसको मार दिया, आज ये क्लास में ये कर। अब जैसे क्योंकि फ्रंटल लोब एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो ना सही कलर डिसाइड नहीं कर पाते। तो क्लास में बच्चे बैठे हैं, अब वो बच्चे 5th 6th के थोड़े बड़े हो गए होते हैं, तो उन्होंने बोला निलय एक बार चिल्ला के दिखा। अब नीले को ये नहीं पता है कि इस टाइम नहीं चिल्लाना है क्योंकि क्लास चल रही है। नीले ने शाउट कर दिया, नीले, किसी धीरे से उसे कान में बोला, नीले उसको एक टपली मार दो। ओके। अब वही उसको ये नहीं पता कि ये नहीं करना है। वो अच्छा ये कर दिया, सब बच्चे हंस लगे, बच्चे हंसने लगे, इसको भी मजा आ रहा है, अरे सब तो हंस रहे हैं, सब तो खुश हो रहे हैं। लेकिन उसको क्योंकि सही और गलत के बीच में ना जो लाइन ड्रॉ करना, इधर व्हाइट है या ब्लैक है, कुछ वो बहुत मुश्किल, तो वो वहां पे बहुत चैलेंजेस आ गए थे। ठीक है, 1 साल के बच्चे की तरह वो कुछ तोड़ देगा, हंसने लग जाए, उसे लगे हाँ कि ये बहुत, हाँ और बीच में गिराता रहेगा, हाँ उसे लगे हाँ सब हंस रहे हैं, तो हाँ। समझ सकता हूँ। तो वो क्योंकि वो बच्चे तो स्मार्ट हो गए थे, अभी वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको कुछ भी तो इससे वो उल्टे सीधे काम करवाते थे, और इसको लगता था ये तो मेरे फ्रेंड है, मजा आ रहा है। तो ऐसा वाला चीज होने लगी क्योंकि वो समझ नहीं डेवलप हो रही थी। तो फिर हमने स्पेशल स्कूल में डाला, स्पेशल स्कूल में कई जगह डाला, बट देन वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी आई नीड टू क्रिएट अ स्पेस जो जहाँ पे मतलब अनकंडीशनल लव होगा, एवरी चाइल्ड विल बी एक्सेप्टेड द वे ही और शी इज, एंड बहुत ऑनेस्टली, बहुत पेशेंटली काम करेंगे, एंड टचवुड हमारा हर बच्चे में अच्छी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बहुत अच्छा है। तो अभी किस एज से बच्चों को ले लेते हो भैया? मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। वन इज़ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, जिसमें एज अर्ली एज अभी एक छोटा बच्चा 1 ईयर का है। ओके। तो उसमें 1 ईयर से लेकर 4-5 ईयर्स तक के हैं। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, जिसमें आप ऑटिज्म को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, ऑटिज्म की कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। उसमें सो बच्चे की असेसमेंट स्क्रीनिंग करते हैं हम, एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोग्राम डिज़ाइन नीड की बेस पे कि उसका अच्छा सेंसरी ओवरलोड कितना है, किस में अगर हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, क्या चीज़, तो उसको कौन सी थेरेपी देनी है अभी। सो ओटी होता है उसमें, उसका ओटी होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाले होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। तो कंबाइन एक टीम होती है जो, तो 2 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें, तो एक ये अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम है। दूसरा हमारा एकेडमिक है, जिसमें एनआईएस के थ्रू हम कराते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसा, कोई 3rd की पढ़ाई कर रहा है, कोई 5th कर रहा है, कोई 10th कर रहा है। जैसे मेरे बेटे ने 10th कर दिया, किसी ने लास्ट ईयर 12th भी कर लिया, तो वो टेलर मेड प्रोग्राम है, एकेडमिक्स है। थर्ड जो है वो हमारा स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हमारे है। लाइक माई सन इज़ अ स्केटिंग चैम्पियन, नेशनल लेवल पे खेला है वो। मेरे घर में ऐसे मेडल्स हैं पूरी दीवार में ऐसे। और हमारे बच्चे हमारा स्कूल स्पेशल ओलंपिक्स के साथ एसोसिएटेड है, और बहुत सारी गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मेडल्स तो लेके ही आते हैं। स्पोर्ट्स हमारा है, और वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसमें बड़े बच्चे हैं, 18+ है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में बेसिकली हमारा जो फोकस है इज़ ऑन स्किल डेवलपमेंट। कुछ भी एक स्किल सिखा दें। तो कंप्यूटर्स में जिसको इंटरेस्ट है तो उसमें एक्सेल है, वर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह वो कोर्सेज हैं। उसके अलावा जैसे चॉकलेट मेकिंग, हैंडमेड चॉकलेट मेकिंग है, हैंडमेड सोप मेकिंग है, कैंडल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैंडल्स में, एरोमा कैंडल्स, जेल कैंडल्स, वो बनाना कि एटलीस्ट कुछ काम हाथ का आ जाता है। तो हम जैसे मतलब करके एटलीस्ट अपना, आजकल तो बहुत बिजी भी रहते हैं, और आजकल तो इतना है ना कि आप इंस्टा पे आपने स्टार्ट कर लिया, आपने स्टॉल लगा लिया, आप कर सकते हो। हाँ। ओके। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे देश में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, जिनको ये प्रॉब्लम है, वो फेस कर रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ बच्चों को भेज सकते हैं अपने? हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो जैसे मैंने फिर से पूछूं, किस एज से आप एक्सेप्ट कर लोगे बच्चों को? क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देखेंगे और वो सोचेंगे कि घर में ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है, शायद वो अपने अच्छे स्कूल्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको सच में चाहिए। हाँ। तो आपके यहाँ पर स्कूलिंग भी मैनेज हो रही है, आप स्पोर्ट्स हाँ। एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हो, तो किस एज से बच्चों को आपके यहाँ पे भेज सकते हैं? सी जैसे मैंने बोला कि ना, इट कैन बी एज अर्ली एज 1.5 years और 2 years से लेकर, अपर लिमिट नहीं हाँ, है। अपर लिमिट नहीं। फैसिलिटी प्रोवाइड हॉस्टल, हाँ, बड़े बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज है, और छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है। बट यस, वी कैन थिंक, अगर हमारे पास होता तो हम कर अगर सकते हैं। स्टूडेंट्स आएंगे तो अगर स्टूडेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स हमारा बहुत अच्छा एरिया है, जिस एरिया में हमारा है स्कूल अलग जगह है, तो उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उस एरिया में भी सोच सकते हैं। ग्रेट। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि मेरे बच्चों को क्यों हो गया? तो आपको क्या लगता है, क्या रीजंस होते हैं एग्जैक्टली ऑटिज्म होने के? कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन है? सो जैनेंद्र, रीजन अभी तक कोई भी एक रीजन नहीं। नहीं है। जितने भी रिसर्च हुए हैं कि हम कहें, सो रीज़न बहुत हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में स्ट्रेस लेवल अगर मदर का बहुत हाई है, दूसरा अल्कोहल या स्मोकिंग ऐसा कुछ रहा है, दैट इज़ अनदर रीज़न। लेट प्रेगनेंसी, लेट जो कंसेप्शन, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत हो गया है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली आफ्टर 35 जब कंसीव करते हैं तो थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। नॉट नेसेसरी बट हाई रिस्क। जेनेटिक भी कई बार है, उसमें ऐसा जेनेटिक नहीं कह सकते हैं, बट क्या होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन हो गई या कुछ फैक्टर अगर फैमिली में कहीं रहा है तो टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। या फिर डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे डिलीवरी के टाइम पे बच्चे रोया नहीं जैसे हम कहते हैं, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई, होते ही कुछ फिट आ गया, या फिर होते ही जैसे जॉन्डिस हो जाता है ना, अगर ज़्यादा हो गया है, वैसा कोई कंडीशन हो गई है, इंजरी हो गई है, अगर तो होने के थोड़े दिन बाद किसी भी तरह की इंजरी हुई है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत हैं। इन्वायरमेंट में देखिए ना कि हम व्हाट वी आर ईटिंग, हाँ बिल्कुल। सब इतना ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है। हाँ सभी। हम जो
सांस ले रहे हैं, खाना जो, हाँ, जो जमीन है उसमें इतना केमिकल्स है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोबाइल रेडिएशंस, ये सब भी फैक्टर है, बट अभी तक एक कोई फैक्टर सिंगल फैक्टर नहीं है कि इस वजह से ऑटिज्म है। ओके। क्योंकि जैसा कि आपने बताया सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से लेके एवरीथिंग बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो जैसे कि अभी जैसे हम रिपोर्ट के बारे में बात भी कर रहे थे 54 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, तो ये रेशियो क्या ग्राउंड लेवल पे और ज़्यादा है? और ज़्यादा है। सो इंदौर की एक रिसर्च थी, उसमें 36 बच्चों में से एक बच्चे को है, और आई वॉज एसोसिएटेड विद मेन स्ट्रीम स्कूल। उसमें अगर मैं बोलूँ तो हर 10 में से 10-12 बच्चों में से एक बच्चे को कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे, स्पेशली, और ये बढ़ भी गए हैं कोविड के बाद, जैसे जो हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं ना। क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है तो वर्चुअल ऑटिज्म तो है ही है, कुछ ना कुछ आ गए हैं। उसका रीज़न भी बहुत बड़ा है कि अभी कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मदर्स इक्वली अर्न कर रही हैं, इक्वली कॉम्पिटेंट है ना, दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, और फ़ोन का एक्सपोजर, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है। आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास अभी लास्ट मंथ एक बच्चा आया 3 साल का, नोन थी मेरी, तो वो आए, उनको लगा कि वो बहुत स्क्रीमिंग कर रहा था, तो मैंने बोला ये ऐसा, एक बार आते हैं तो एक टेस्ट होता है ईसा, हम लोग करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं, चलो। तो बात करने जब हम थोड़ा हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे क्या, कितना घर का माहौल कैसा क्या, तो मदर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, और दादी दादा घर में है, तो दादी के पास बच्चा मोस्टली रहता है। तो मदर शाम को आके थक जाती है, तो दादी थोड़ा फ़ोन देती है, थोड़ा टीवी देखती है, दिन भर ऐसा रहता है। मैंने कहा चलो वो तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, मैंने बोला रात में किसके पास होता है, तो उन्होंने बोला कि रात में मैम मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं तो सो जाती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, और ये दादी के पास होता है। तो मैंने कहा अच्छा। कहते लेकिन एक बात आपको बताऊँ, दादी ने मुझे बताया 1-2 बार कि रात में ये सोता नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करते? कहते फिर दादी भी थकी होती है ना, वो इसको फ़ोन दे देती हैं और वो सो जाती हैं। तो कहते एक दिन मैं 2:30 या 3 बजे देखे तो ये फ़ोन देख रहा था। अब आप समझो उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, पूरी रात वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा है, मीनिंगलेस, है ना। उसके ब्रेन पे, उसकी माइंड पे क्या है सर, उसकी वजह से उसको वो वर्चुअल ऑटिज्म में चला गया। ओहो। तो पूरा पेरेंट्स का फॉल्ट है इसमें तो। अभी फॉल्ट अगेन मैं कभी नहीं कह सकती, बट आप समझिए कि मतलब पेरेंटिंग क्या कर रहे हैं हम। वही मैं कहना चाह रहा हूँ तो उसमें हाँ, एक बच्चा, आई वाज इन स्कूल ना, तो वो उसमें टीचर्स ने बोला कि हमारे डिपार्टमेंट था तो लर्निंग सपोर्ट डिपार्टमेंट, तो उन्होंने बोला कि इसको ऑब्जर्व करिए मैम, ये डिफरेंट है, तो कुछ कुछ डिफरेंट इसकी है, वो तो ऑब्जर्व किया तो ऑफकोर्स ओके ऑटिज्म के कुछ कुछ ट्रेट्स नज़र आ रहे थे। तो मैंने पेरेंट्स को बुलाया, दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स, किसी एमएनसी में बहुत अच्छे रैंक पे, दोनों मदर फादर दोनों वेल क्वालिफाइड, वेल वो। तो बात हुई, तो बात होते मैंने कहा अच्छा कितना फ़ोन, मैम थोड़ा फ़ोन ले लेता है। मैं कितना, कहते कैलकुलेट किया 13 से 14 घंटे फ़ोन लेके रखता है बच्चा, हे भगवान। 13 to 14 आवर्स ऑन स्क्रीन। तो हद हो गई तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी मतलब मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट मदर्स भी इक्वली कॉम्पिटेंट हो गए हैं अपनी जॉब में, उनकी डिमांडिंग हो गई। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करेंगे तो डिमांडिंग है, हाँ बिल्कुल। तो फुल टाइम वो करने, दोनों दोनों ही ऑक्यूपाइड है। कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा पर इसका। हाँ हाँ, इसका सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या बहुत ज़्यादा ही हम बाल की खाल निकाल रहे हैं तो केसेस बढ़ रहे हैं? मैं इसको रिफ्रेम करती हूँ, ओके अच्छा। अवेयरनेस बढ़ गई है, हाँ आप कह सकते हो। अवेयरनेस बढ़ गई है। सो नाउ अभी जैसे जैसे अभी अभी आई थिंक हर एक इंसान को जो थोड़ा एजुकेटेड है उसको पता है व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म जैसी कुछ चीज है, जैसे मेरी आपसे बात हुई तो आपने बोला हाँ मुझे ऑटिज्म के बारे में थोड़ा पता है ना, तो चाहे वो इस फील्ड में है या नहीं है, उसको पता है ऑटिज्म जैसी कोई चीज है। तो बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी है, पेरेंट्स अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो वो छोटी सी भी सिम्टम अगर नजर आता है तो उनको अवेयरनेस हो जाती है, या उनके फ्रेंड सर्कल में किसी को है तो भी वो स्क्रीनिंग करने लग जाते हैं खुद से, एंड विच इज अ गुड थिंग। सही बात है। क्योंकि काफ़ी लोगों को अब तो मैं अक्सर सुन लेता हूँ कि हाँ उसको ऑटिज्म है या यहाँ पर केस हो गया, पहले ये केसेस नहीं सुनने में आते थे। सो मैंने जब 1999 में कोर्स किया था आदि से, रजिस्टर्ड केस इंडिया में नहीं था, ठीक है, और तब हम जब पढ़े तब सेरेब्रल पैलिसी बहुत ज्यादा था।
सेरेब्रल पैलिसी था, पोलियो के केसेस होते थे, मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा था तब। अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी कहते हैं उसको, मेंटल रिटार्डेशन वर्ड भी नहीं यूज़ करते, तब वो वर्ड यूज़ करते थे, और अभी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। ये 3 चीज़ें थी। डाउन सिंड्रोम बहुत था, डाउन सिंड्रोम बहुत था। लेकिन अब ऑटिज्म के हम जब पढ़ा हमने तो अच्छा यूएस में ऑटिज्म जैसी कोई चीज़ है। और आप सोचिए कि 20-25 ईयर्स में कितना कुछ मतलब चेंज हो गया है। अभी डाउन सिंड्रोम कम हो गया है क्योंकि उसका टेस्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में। बाकी चीज़ें भी अगर आईडी भी किसी बच्चे की फैमिली में रहा है तो आजकल पेरेंट्स अवेयर हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करा लेते हैं, है ना। सेरेब्रल पैलिसी जैसे पहले फॉरसेप्ट डिलीवरीज वगैरह बहुत होती, तो उससे सेरेब्रल पैलिसी वगैरह होता था, तो अभी वो सब भी कम है। बट हाँ, ऑटिज्म इसीलिए बहुत, ऑटिज्म तो क्या ये है जेनेटिक है? अगर आपके एक बच्चे को हो गया तो दूसरे को भी होगा, ये जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे को होगा। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, आईक्यू कम है, अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है तो उसमें चांसेस होते हैं, बट ऑटिज्म में ऐसा नहीं है। कितने बच्चे हैं जिनका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, या पहला बच्चा ठीक है, दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है, तो इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। जब आपको पता चला कि आपके बेटे का ऑटिज्म है तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या है? वाई मी, मतलब सबसे पहला ईश्वर से क्वेश्चन यही है ना कि मैं क्यों, मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ, मैं, मेरे अंदर एम्पैथी है, मैं अच्छा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लाइफ अच्छे से जी है, सो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान को ब्लेम किया? ऑफ कोर्स भगवान को ब्लेम किया, खुद को ब्लेम किया। मे बी मैं जॉब कर रही थी, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, शायद ये फैक्टर हो, या मेरे से कहीं गलती हो गई है, कुछ हुआ है, तो सबसे पहले खुद को ब्लेम करते हैं कि शायद मेरी वजह से हुआ है। सो ये बहुत बड़ा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने मुझे बताया आपको सुसाइड के थॉट्स भी आए। हाँ, बहुत। देखिए, मैं इसमें मुझे ये बात यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत बार आते हैं, मतलब एज अ पेरेंट आपको ये पता होता है कि कुछ हो नहीं सकता, होपलेस हो जाते हैं आप बहुत बार। आप शादी में गए और आपका बच्चा सिर्फ चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खुद को स्लैप कर रहा है, आपको 4 लोग आके सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। और स्पेशली जब आप यंग मदर हैं, आप यंग मदर, आप बेस्ट दिखना चाहते हैं, आप हर पेरेंट का ड्रीम होता है कि उसका बच्चा दुनिया का बेस्ट हो। हर एक को लगता है वो लाइफ में बहुत कुछ करेगा। हम आईएएस से नीचे तो सोचते ही नहीं है, इंडिया में तो खासकर ऐसा है। हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा तो आईएएस से नीचे तो बात ही नहीं करता है ना, या फिर बहुत बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, इससे नीचे तो बात ही नहीं करते हम। लेकिन वो एक बच्चा जो नॉर्मल बात ही नहीं कर पा रहा है, अपनी बात ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, शाउटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, नॉर्मल खाना नहीं खा रहा है, जमीन पे लेट जा रहा है। आप पार्टी में गए, वो जमीन पे लेटा, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लाइफ जमीन पे लेटा हुआ है। तो ये सब इतना बहुत इनिशियली बहुत एम्बैरेसिंग होता है, और एम्बैरेसमेंट बहुत, एम्बैरेसमेंट की वजह से हम बहुत सारी चीजें ये भी करते हैं, कि एम्बैरेसमेंट की वजह से हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसमें मैंने बोला हम खुद को एक शेल में डाल लेते हैं, हम कमरे से निकलते ही नहीं, हम अपने घर में बंद कर लेते हैं, हम बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम बर्थडे पार्टीज, सोशल गैदरिंग, अपने घर की गैदरिंग से, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में भाई बहनों के साथ भी इंटरेक्शन बंद कर देते हैं कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा, फिर मिलेंगे। हाँ, ऐसा ही है ना, ये एक होप है, ठीक हो जाएगा, अभी जल्दी से 1-2-6 महीने की बात है, तब सबसे मिलेंगे। लेकिन आपको तो पता ही था सर। हाँ, तो ये जर्नी बहुत है मुश्किल। मैं बस यही मतलब अभी भी यही मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आपका बच्चा है, आप गिव अप नहीं कर सकते। आप सोचो कि गिव अप कर दिया तो क्या होगा, है ना, तो गिव अप नहीं कर सकते। और मैं, हाँ, मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। आप मेरे बच्चे से मिलिए, यू विल फील हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम, ही इज द हैप्पीएस्ट बच्चा। वो घर में रहे, वो बाहर जाके वो 4 लोगों में इतना हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, मतलब उसको देख के मजा आ जाएगा आपको। सो और वो बच्चा ऐसा था, मॉडरेट ऑटिज्म। सो ऑटिज्म की जब मैं बात करती हूँ, उसके लेवल से मॉडरेट ऑटिज्म से निकाल के अगर वो इस कंडीशन में पहुंच सकता है, वेर इज एबल टू टॉक टू यू लाइक यू एंड मी। वो इंसाइक्लोपीडिया है मूवीज का, उसको पता है कि कौन सा प्रोड्यूसर कौन सी मूवी प्रोड्यूस करी है, डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, साउथ की मूवीज का पता है। तो अगर ये मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, आप एफर्ट्स करेंगे, तो डेफिनेटली आप ऑटिज्म को रिवर्स कर सकते हैं काफी हद तक। बट एक स्टेटमेंट,
कि इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन जो जिसके साथ वो पैदा हुआ वो पूरी लाइफ परसिस्ट करेगी, पूरी लाइफ रहेगा। बट एक्सेप्ट कर लेना, हर इंसान अलग है। सही बात है। और वो पेरेंट्स भी बहुत महान है, मैं कहूँगा, जो मतलब लाइफ लॉन्ग उसके साथ सेम पेशेंस के साथ में उन्होंने 18-20 साल जो भी एज तक वो रहेंगे उसका टाइम गुजारा है। हाँ, तो अक्सर मैंने देखा है पेशेंस अपना पेशेंस खो देते हैं, पेरेंट्स खो देते हैं। ये स्ट्रेंथ तो भी ऊपर वाला ही देता है। हाँ। ये स्ट्रेंथ सो मेरे पास अभी सबसे जो बड़ा है, ही इज 36 ईयर्स। ओके। आप देखो उसके पेरेंट्स 60s में है, 65+ हैं दोनों, बट वो केयर, वो प्यार आज भी उतना ही जितना आप छोटे 5 साल के बच्चे को करोगे। ओके। तो वो हमारे पास हॉस्टल में है ना, तो उसकी मदद जैसे ही पहुंच जाएगा, मैम ठीक है, मैम आज गुस्सा तो नहीं है, अच्छा। आज खुश है, अच्छा आज घर में थोड़ा ऐसे कर रहा था, आप बताओ कैसा है। मतलब वो केयर, वो प्यार, वो आपको बूढ़ा ही नहीं होने देते। सो अगर आपके घर में एक बच्चा ऑटिस्टिक है, वो आपका घर बहुत ब्यूटीफुल रहता है, छोटे बच्चों लाइव रहता है। छोटा बच्चे, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं ना आपके, ये बड़े ही नहीं होते ना, हाँ। तो आप घर में घुसोगे तो आपका घर जिंदा रहता है, खुश होता है, तो आप कोई बूढ़ा भी नहीं होने देते। मैं समझ ये पॉजिटिव बातें मैं बता रही हूँ, पॉजिटिव बहुत अच्छा लग रहा है सुन के मुझे, है ना। क्योंकि कई बार मैं मेरी वाइफ भी डिस्कस करते हैं, यार ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इनके साथ इस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हाँ, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, देखो देखो phase है। दोनों फेज हैं। देखो एक एक हमने बोला लाइफ लॉन्ग लाइबिलिटी है, बट आप सोचो लाइफ लॉन्ग ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हाँ, है ना। थोड़ा इमोशनल है पर लाइफ लॉन्ग आपको छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये चालाकी नहीं आएगी, इसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हाँ, इसको आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको आप मैगडी लेके बर्गर खिला तो उसकी लाइफ में यही बहुत है। बिल्कुल। आप सोचो, खुशी देख रहे हो, हाँ। जैसे माई सन विल बी 18 ईयर्स के बच्चे पेरेंट्स के फेस पे दरवाजा बंद कर लेते हैं, टीनेजर्स, है ना। इसको हमारी बिना नींद नहीं आती है। इसको इसकी लाइफ में खुशी क्या है कि नई मूवी रिलीज हो रही है ना अभी, वो इस संडे को देखने जाऊंगा पापा के साथ। मैंने कुछ रील्स देखे हैं। हाँ, तो वो उसको वो देखना है, वो उसकी खुशी, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके कोई अंदर चालाकी नहीं आई है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जिसे कहते हैं ना, है ना। आप हमेशा जब तक, हाँ अनकंडीशनल है, जब तक आप हैं, जरा सा अगर मेरे सर में दर्द होगी या मैं ऐसे सैड ही बैठूंगी, वो आके मुझसे पूछता है आपको क्या हुआ, मैं सर दबा दूं। ये मैं पॉजिटिव बातें बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं, तो ये इसको मतलब सोचो 18 ईयर्स के बच्चे को कभी भी कहा नाना नानी थोड़ा बहुत मिल लिया फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसा होता है। इसको क्रेज होता है कि ये वीकेंड पे आता है, ही ऑल्सो स्टेज इन हॉस्टल, तो वीकेंड पे आता है तो नानी के घर जा रहा हूँ, नानी घर जाते ही पूछेगा नाना आपके पैर में दर्द है, दबा दूं, नानी आपका पैर दबा दूं। वो करे या ना करे, वो 2 बार कुछ उनको खुशी मिल जाती है, उनका इतना अच्छा टाइम पास होता है इसके साथ। वो जाके बोलेगा नाना चाय बना दूं, तो नाना बड़ी खुशी खुशी, पैर में दर्द है फिर भी उठेंगे चाय बनाने के लिए। आप समझो बूढ़ा नहीं होने देता बच्चा। हाँ, समझ पा रहा हूँ। तो ये लाइफ लॉन्ग खुशी है, अगर आपने किस तरह से इसको लिया है, हाँ, पॉजिटिव वे में लोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और किसने कहा है कि लाइफ में हर बच्चे को एक ही डायरेक्शन में जाके एक ग्रेजुएशन करना है, फिर एक डिग्री लेनी है, फिर जॉब करना है, फिर शादी करनी। क्यों करना है शादी, क्यों, मतलब नहीं है तो शादी नहीं है। लाइफ ऐसे भी तो जिया जा सकता है ना, बस नजरिया हमें अपना बदलना है, एक्सपेक्टेशंस बदलनी है। सही बात है। मैंने देखा है आपकी काफ़ी से रील्स में अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाते हो मूवी दिखाने के लिए, तो कैसा रिएक्शन होता है वो जब थिएटर में बैठते हैं अंदर, वो शोर मचाते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, वो आपको लगता है ये सब मैशअप कर दिया उन्होंने? सो बहुत बहुत डिफिकल्ट भी होता है, चैलेंजिंग होता है, एंड बहुत ओवरवेलमिंग और अच्छा भी होता है। सो हमारी रेगुलर विजिट मॉल में होती है, मेट्रो स्टेशन में होती है, मूवीज़ के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि हम अपने बच्चों को हर वो एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि मेरा फर्म बिलीव है कि हर चीज़ पे हमारे बच्चों का भी इक्वल राइट है। सही बात। और मैं बहुत लड़ाई भी कर लेती हूँ, तो मैं मेट्रो में जा रहे हैं तो अब लोग मुड़ के देखेंगे, एक बार मुड़ के देखा दोबारा मुड़ के देखेंगे। अच्छा बच्चा स्पेशल नीड से, कुछ तो इन बच्चों को प्रॉब्लम है। तो एक ने मुझसे, और लोग ऐसे भी हैं कि पूछ भी लेते हैं इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा जवाब दिमाग में आपके प्रॉब्लम है।
इसके दिमाग में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सोच में प्रॉब्लम है, जो डर के मारे तो वैसे ही पीछे हो जाते हैं। तो मैं बहुत मतलब उस तरह से बहुत स्ट्रांग हूँ, हमारे बच्चे हर जगह जाते हैं। दो मुश्किल होता है, बट हाँ आउट स्टेशन ट्रिप पे जाते हैं हम, 3 दिन की ट्रिप करके आए हैं हम लोग लैंसडाउन, क्या बात है ना। और वो फॉरेस्ट वॉक भी करी है उन्होंने, एंड दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आके बोलते हैं आप कब जाएंगे। अभी हम चिल्ड्रंस डे पे हमारे बच्चे पिकनिक्स पे जाते हैं, और चिल्ड्रंस डे वाले दिन ही पिकनिक पे जाते हैं। क्यों हम अलग डे में नहीं जाएंगे। तो लास्ट टाइम प्रतापगढ़ फार्म्स गए, तो वहां पर बहुत इंजॉय किया हमारे बच्चों ने। तो ये सब ट्रिप करते ओवरवेलमिंग होता है, चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिलीविंग भी होता है, क्योंकि यू सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। समझ सकता हूँ। क्योंकि कई बार ना पेरेंट्स के लिए भी लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। आप हॉल में गए, एक बच्चा गया, वो शोर मचाने लग गया, बाकी लोग बोलने लग जाएंगे, जरा सा डिस्टरबेंस लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। मॉल में भी आप देखते होंगे कई बार बच्चा फैल गया, 4 लोग खड़े हुए, क्या हो गया क्या हो गया, जिद कर रहे हैं, तो उसमें क्या मुश्किल होती है। बट हम हर चीज करते हैं और हम जवाब भी देते हैं। ओके। जैसे कि डेली रूटीन में बच्चे सारे अपने काम करते हैं, सबसे टफ काम कौन सा होता है जो मैनेज नहीं कर पाते, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक खाना या फिर कपड़े पहनना सो है? सो ना जनिंदर, क्या होता है कि बच्चों के लेवल्स होते हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वो खाना होता है। खाने का हमारे मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है कितना खाना है। क्योंकि वो जैसे हमारे सेंसेस है ना, तो उसमें एक सेंस होता है जो फीलिंग, इंट्रोसेप्टिव सेंस कहते हैं, जिसमें हम फीलिंग ऑफ हंगर, कित पेट फुल हो गया है, इमोशंस की फीलिंग, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें बच्चे आप 4 रोटी 5 रोटी वो पता ही नहीं कि पेट कब फुल हो गया है, तो वो कंट्रोल नहीं है। तो उनको ही पता नहीं है खाने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा ये होता है कि कई बच्चे हैं जो खुद से खाना भी नहीं खा पाते, कई बच्चे, और स्पेशली जो ये डेली का रूटीन का काम होता है, जिसको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADLM कहते हैं, जिसमें नहाना है, ब्रश करना है। सेंसरी इश्यूज मोस्टली बच्चों को होते हैं, तो ब्रश नहीं कर पाते, ब्रशिंग का बहुत बड़ा इशू है, तो टूथ डिके भी होता है। हेयर कट बहुत बड़ा इशू है। बैठते नहीं हैं। मोस्टली बच्चों के सेंसरी नीड्स होती है ना, सेंसरी नीड्स होती हैं, तो वो जैसे वो कैंची की आवाज ना, लगता है हथौड़े की आवाज है, तो वो उनके लिए बहुत कुछ मुश्किल है। ईयरबड्स लगा के ट्राई नहीं कर सकते हैं? सब कुछ करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं, बट ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। हाँ। ओके। जैसे आप खाने की बात अभी कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके जो भी अटेंडेंट या जो भी एम्प्लॉयज रखते हो, तो ध्यान रखते हैं वहाँ पर कि मुझे कितना खाना देना है, वो मेजर करके? हाँ हाँ, सो बेसिकली हर बच्चे का मंथली वेट मॉनिटर होता है, बढ़ तो नहीं रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, और हर बच्चे का पता है कि मतलब इतना वेट के हिसाब से इतना तो खाना ही है, इतना प्रोटीन क्वांटिटी होनी चाहिए, इतने फाइबर्स आने, इतने वाइटामिन, तो बैलेंस डाइट रहती है। कोई बच्चे का अगर बहुत ज़्यादा ओवर वेट ईटिंग की हैबिट है, तो वो उतना ही बैलेंस देते हैं, या कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं हमारे यहाँ, जितने भी हमारे कोचेज और हमारे स्पेशल एजुकेटर्स भी, सब जितने लोग हैं इस हमारी फील्ड में, सब RCI जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि इसमें एक ये भी पॉइंट आता है ना कि बच्चे को तो पता नहीं उसे कितना खाना है, वो तो आप जितना रख दोगे सारा खा लेगा। हाँ, वही मैंने आपको बताया। हाँ हाँ, कम लोग वो उतना भी खा के उठ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पर वो जरूरी है ये वो कैलकुलेशन रखना। हाँ, कि उसे इसलिए हम लोग मंथली वेट मैनेजमेंट, मंथली हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग रेगुलर करते हैं, स्पेशली जो हॉस्टल में रह रहे हैं। ओके। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पर? हॉस्टल में वी हैव 22 22 22 हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हैं। एडल्ट्स हैं मैक्सिमम पूरे, और वो बच्चे हैं। स्कूल में भी हमारे अप्रोक्सीमेटली 25-30 की स्ट्रेंथ है। ओके। तो 22 आप बता रहे हो, उसमें आपको लगता है कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कभी शादी करके अपना घर बना पाएंगे, कभी कुछ ऐसा कुछ पाएंगे, आपको लगता है? हिंदू भी कुछ ऐसे जा रहे हैं सब उस डायरेक्शन में? हाँ, ऐसा है, अभी इसमें है, बट दैट इज अगेन वो चॉइस है। सो मेरा एक बच्चा था, मैं दिल्ली में जब थी, तो अभी उसकी शादी हो गई है, उसका एक बेबी भी है। सो बच्चे का ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था, एंड नाम भी ले सकती हूँ उसका, सौरभ मलिक है। बहुत प्राउड फील करती हूँ उसको देख के मैं। तो छोटा था बहुत टाइम, मतलब करीबन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स उस मेरे साथ रहा था वो, और उसके बाद वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, ऐसा नहीं, जिम विम करता है, एकदम स्ट्रांग है, बट IQ कम था।
और स्पेशल ओलंपिक्स भी गया था, वो वेट लिफ्टिंग में चैंपियन करके वो है वो। बट बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है, अगेन ये पर्सनल चॉइस होती है। नॉर्मल लोगों की भी अभी देखिए ना, पर्सनल चॉइस है कि शादी करना, आजकल शादी करना नहीं करना, बट हाँ, मतलब एक चॉइस चॉइस से है। नहीं करना और आप मजबूरी में नहीं कर पा रहे तो बहुत हर्ट करता है, क्योंकि हर पेरेंट का ड्रीम होता है कि मेरे बच्चे की शादी हो, उसके बच्चे हों, वो नॉर्मल लाइफ चाहिए। तो पेरेंट्स तो चाहते ही हैं, तो भाई इसीलिए पूछ रहा था आपसे अपने स्टूडेंट से। क्या जैसे देखिए, अगर इसका एक बहुत छोटा सा वो है, कि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तो एक अम्ब्रेला है ऐसा, ठीक है। एस्पर्जस से शुरू हो रहा है। एस्पर्जस हो गया सबसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, जिसका ऑटिज्म मतलब जिसके सिर्फ सेंसरी नीड्स है, कुछ ऐसे नीड्स हैं, और आईक्यू बहुत हाई है, न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, ये लोग हैं। यहाँ से लेके माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सिवियर ऑटिज्म, प्रोफाउंड ऑटिज्म। आप एस्पर्जर्स, बॉर्डरलाइन, माइल्ड तक तो ये चीजें सोच सकते हैं, उसके आगे नहीं हो सकता। ये बहुत उतना ही बड़ा फैक्ट है। अगर आप सिवियर टू प्रोफाउंड आएंगे तो मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो खाना रखा है बट खाना खा नहीं सकता, है ना। आप खाना रखा हुआ आपके सामने, आपको प्यास लगी है, पानी रखा है। मेरे पास ऐसा बच्चा एक है, पानी रखा है बट आप सोचिए आप पी नहीं सकते, और आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे या किस कंडीशन पे हैं। मॉनिटरिंग काफ़ी टफ हो जाती है वो, मुझे लगता है, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हो, क्योंकि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। इसने आज पानी पिया नहीं, क्यों हाँ खाना खाया नहीं हाँ खाया, हाँ। क्योंकि ये मुझे तो लगता है आपके पास 22 स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए भी बहुत एफर्ट जाता होगा। बहुत बहुत एफर्ट, बहुत मतलब अब उस बच्चे के लिए एक कोच डेडिकेटेड है, एक कोच जो 24/7 रहता है, जो ये इंश्योर करता है कि पानी पीना है, हर 2 घंटे में पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, मुंह साफ करना है, आप समझ रहे हैं ना, टॉयलेट भेजना है। अच्छा, वो टॉयलेट ऑब्वियसली। टॉयलेट नहीं जा सकता, अगर आप नहीं भेजा तो पैंट में कर देगा। पॉटी 2 बार बिठानी है ना। खाना खिलाना है, डाइट, मतलब वो पूरा, तो पूरा डेडिकेशन ऐसा है, डेडिकेटेड टीम है मेरे पास। तो अगर हाँ, जो बच्चे थोड़े से कर सकते हैं तो 3 या 4 बच्चों पे एक कोच होता है। तो 22 नंबर बोल रही हूँ, बट आप ये समझिए कि 22 बहुत बड़ा नंबर है इस फील्ड मैं में। समझ गया जिस तरह से आप हाँ बता रहे हो, हाँ। टफ जॉब है। अगर आप नॉर्मल स्कूल में न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ है, 22 कुछ नंबर नहीं है, बट हमारे यहाँ 22 नंबर अगर हॉस्टल में है, वो बहुत बड़ा नंबर है, उतनी केयर करनी बहुत बड़ी नंबर है। जैसा कि आपने बताया, ये काफ़ी टफ है रूटीन, वहाँ पर बहुत सारे केयर टेकर चाहिए जो उनको मॉर्निंग से लेकर नींद तक मॉनिटर करें। तो बहुत सारे स्कूल चैरिटेबल भी होते हैं, मैंने इस बारे में देखा है ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स के लिए। तो वो तो मुझे लगता है मैनेज कर ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि इतना एफर्ट लगाना चैरिटी से बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। हाँ देखिए, ऑफ कोर्स बहुत, आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो यू नीड पीपल, इफ यू नीड पीपल देन यू नीड फंड्स, है ना। और जैसे दिल्ली एनसीआर में तो अच्छे स्पेशल स्कूल्स, थेरेपी सेंटर्स बहुत हैं, और बहुत अच्छे, पिछले 5-6 ईयर्स में तो बहुत ग्रो किया है। नोएडा में तो स्पेशली बहुत है, गुड़गांव में बहुत है, दिल्ली में भी। बट अगर आप जैसे जैसे आप इनसे बाहर जाते हैं, नोएडा इंडिया की तरफ जाइए, तो वैसे वैसे एक तो अवेयरनेस कम है, इसलिए स्पेशल स्कूल्स कम है। स्पेशल स्कूल्स भी हैं तो उनमें उतना एक मतलब क्वालिफाइड स्टाफ है कि नहीं, क्वेश्चन है। जैसे अभी अगर एक क्लास में देखिए 3 से 4 बच्चे रह सकते हैं सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेटर केटर कर सकता है। लेकिन चैरिटेबल अगर स्कूल है तो कितना चैरिटी मिल रही, कितना वो रख रहे हैं, कितना स्टाफ रख रहे हैं, रेशियो रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो क्वालिटी तो डेफिनेटली मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ओटी का, फॉर एग्जांपल ओटी का सेशन है, एक बच्चे का एक बार में एक ही ओटी एक सेशन ले सकता है 45 मिनट्स का। तो आपने दिन में कितने बच्चे देखे, कितने बच्चों का आपने सेशंस ले पाए हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन करना तो ऑफकोर्स फीस बहुत। भी बहुत जरूरी हाँ है। हाँ हाँ। एज अ पेरेंट, सपोज किसी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल देखना है, तो वो क्या क्या पैरामीटर्स है, किस तरह के क्वेश्चंस उसे करने चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता। हाँ वो तो जाएगा माना स्कूल में, उन्होंने बता दिया हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन क्या उसे रेशियो और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो उसे पूछनी चाहिए स्कूल में जाकर। ऑफ कोर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जो स्कूल को रन कर रहा है या जो थेरेपी सेंटर को रन कर रहा है, पहले आप उनकी क्वालिफिकेशन डिग्री, उनकी कितना ऑथेंटिक है, आरसीआई या ऐसे जो फोरम है उनसे एफिलेटेड है कि लाइसेंस्ड है कि नहीं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, जितने थेरेपिस्ट हैं वो क्या
लाइसेंस्ड है उनके आरसीआई या एओटा या जितनी भी जैसे ओटी वालों के लिए, उनसे कितना पढ़ा लिखा है, बीओटी है, एमओटी है, आपको ये पूछना है। सिमिलरली स्पीच वाले जो स्पीच थेरेपिस्ट है, उन्होंने कौन सी डिग्री करके आए हैं, पैथोलॉजी करके आए हैं, नहीं करके आए, या फिर 1 साल की डिग्री करके आ गए, है ना, कितना क्वालिफाइड है। पहले तो क्वालिफिकेशन पूछनी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन आप जब पूछ लोगे आपको डेटा मिल जाएगा कि ओके प्रोफेशनल स्टाफ है कि नहीं है, या फिर झोला छाप है कि कहीं किसी सेंटर में 2 साल ट्रेनिंग करके आ गए और वही चीजें। क्योंकि बात नहीं होती पेशेंस। उसमें क्या है, आप अगर ओटी अगर ऑक्यूपेशन थेरेपी को देखिए तो अगर आप देखोगे, आप ऐसे दूर से देखोगे, कहोगे अरे ये तो टॉय से खिलवा रही है मैम, या बॉल से, या सर जो है बॉल से तो कुछ करा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, सब कुछ बहुत साइंटिफिक है, ये एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक अप्रोच। रिसर्च टेस्ट। हाँ हाँ, ये है कि तो इसमें ये कि वो क्वालिफाइड स्टाफ है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है हाइजीन कंडीशन कैसी है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि हाइजीन कंडीशंस नहीं सही होती हैं और उससे बच्चा उल्टा इन्फेक्शन लेके आ जाए। 3rd, आपकी क्लास की रेशियो क्या है, क्लास में कितने बच्चे हैं, एक क्लास में एक स्पेशल एजुकेटर की अगर क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड थिर्डली आपका जो अप्रोच क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कितने महीने के गोल्स बनाते हैं, आपका आईपी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जैसे इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है, आईपी हर बच्चे की अलग बनती है, आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और उसमें कितने मंथ्स के बाद आप मीटिंग करते हैं, रिव्यू मीटिंग्स कितने मंथ की होती है, ये सब आप पूछ सकते हैं इन जनरल। क्लासेस विजिट कर सकते हैं, अलाउ होता है? हाँ अलाउड होता है, बट कई बार जैसे बच्चे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं तो कई बार अलाउ नहीं करते, कैमरे में दिखा देते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ वो भी, हाँ कि कैमरे में दिखा के कर सकते हैं। कई बार बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं ना किसी को देख के, ऐसा भी होता है। बट हाँ, अगर है तो क्लासेस विजिट भी होती हैं। जैसे हमने हॉस्टल के 24/7 हमने कैमरे का एक्सेस दे रखा है, ओके। तो पेरेंट्स कैन सी हाउ द चाइल्ड इज ईटिंग, हाउ द चाइल्ड इज स्लीपिंग, ऐसा कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है सिस्टम अगर आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। समझ रहा हूँ। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ में भी? ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया का। हाँ ऑफ कोर्स, ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि मेंटल इमोशनल के साथ फाइनेंशियल बर्डन भी लेके आता है। इसमें ये कर सकते हैं कि किसी भी अच्छे थेरेपी सेंटर से, फॉर एग्जांपल स्पेशल स्कूल या थेरेपी सेंटर से आप प्लान ले सकते हैं। आप विजिट्स कर लीजिए, फॉर एग्जांपल आप एवरीडे विजिट नहीं कर सकते तो आप वीकली प्लान ले लो उनसे, और आप सेम सीख के आप खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा, कोई बहुत देखिए रॉकेट साइंस नहीं है ना, या आप मंथली प्लान ले आइए, बट रिलीजियसली उसको करना है। जैसे कि अगर आपको किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो रोज सुबह एक बीपी की दवाई खाएगा, या किसी को ब्रेकफास्ट आपको सुबह 9 o'clock करनी है तो 9 o'clock खाना है ना। सिमिलरली अगर सेंसरी आपको इंटीग्रेशन थेरेपी देनी है, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को सेंसरी डाइट, इसको हम सेंसरी डाइट कहते हैं, तो वो आपको एवरीडे 2 टाइम दिन में देनी ही देनी है दवाई। इट इज लाइक अ मेडिसिन बच्चे के लिए। तो सेंसरी डाइट उसको आप प्लान ले लीजिए, 2 बार दे दीजिए, बट उतना आपको एफर्ट अगर करोगे तो डेफिनेटली ये भी एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं कि आप प्लान ले लीजिए अच्छी जगह से। बहुत सारी जैसे एम्स में भी है, या फिर आप नॉर्मल किसी भी जगह से आप प्लान लेके मंथली प्लान लीजिए और उसको फॉलो करिए, फॉलो अप करते रहिए। समझ गया मैं, ये पॉसिबल है ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, और ये बहुत अच्छा भी तरीका है कि आप आगे मतलब कंटिन्यू, क्योंकि और ये इनफैक्ट और बेटर है क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है ना। आप अपने बच्चे को, हम जितना अपने बच्चे को समझते हो तो कोई नहीं समझ सकता। सही बात है। क्योंकि अक्सर बच्चा रो रहा है तो हमेशा माँ को बुलाता है, "ये क्या हो रहा है, देख दे।" क्योंकि उनको पता है कि हमारे को उसे खाना चाहिए या वो सोना चाहता है, वो पता चल जाता है उनको। बहुत सारे लोग, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी सारे लोग उसको ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को या किड्स को बोलते हैं कि ये गिफ्टेड है, ये ब्लेसिंग है, या ये सुपर पावर है। तो उस टाइम में क्या कहोगे आप? देखिए ऐसा नहीं है। ऑटिज्म जैसे हम बोलते हैं ये स्पेक्ट्रम है, तो एस्पर्जर्स का बच्चा गिफ्टेड इंटेलिजेंस के साथ हो सकता है। वहीं एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जो मॉडरेट कंडीशन में है उसका आईक्यू बहुत कम भी हो सकता है, या सीवियर कंडीशन में आईक्यू बहुत कम भी हो सकता है। कई बच्चे कई स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छे होते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत गिफ्टेड हो गया, अगर ऑटिज्म है तो गिफ्टेड ही होगा, या ऑटिज्म है तो सुपर पावर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे जैसे रहता है। और कई बार कुछ कुछ डोमेन्स में कई बच्चे बहुत, स्पेशली आर्ट के एरिया में कई बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, जैसे आर्टिस्टिक एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, किसी की म्यूजिक की एबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। बट ये ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो भी ऑटिस्टिक है ही हैज सम सुपर पावर। ओके, ग्रेट। अगर कोई अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेजना चाहता है तो क्या प्रोसेस है आपका?
आप कभी भी विजिट कर सकते हैं एनी टाइम। हाँ, नाम भी बता दीजिए स्कूल का। नोएडा स्पेशल स्कूल एंड थेरेपी सेंटर है। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा गूगल मैप पे। एनी टाइम यू कैन विजिट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आएंगे तो आपको यहीं से कुछ कराना है, कुछ पे करना है। एज अ पेरेंट मैं सबसे पहले उस चीज़ को रन कर रही हूँ और सोचती हूँ कि आप आइए, जो भी बेस्ट गाइडेंस होगी आई प्रोवाइड दैट। और उसके बाद क्या है कि अगर पास में है तो हम रेगुलर विजिट से रेगुलर प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं है तो हम प्लान भी लेके जा सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बट फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कुछ भी मन में सवाल है आप प्लीज मुझसे मिलिए, गिव अप मत करिए। हाँ, ये बहुत बड़ा। सो पेरेंट्स मदर्स के लिए स्पेशली गिव अप मत करिए, आप प्लीज कम एंड टॉक टू मी। एक बार बात कर लो, एक बार आप बात करोगे, सी द लाइव एग्जाम्पल, बहुत सारे मैं लाइव एग्जाम्पल दिखा दूंगी जो हमारे यहाँ पे हैं, आपको मजा आ जाएगा बच्चों से मिलके। आप ये कहोगे अगर ये मेरे बच्चे का फ्यूचर है ना, फॉर श्योर आप ये कह दो अगर ये फ्यूचर है तो मैं ये फालतू की चीजें सोच रही हूँ, फालतू परेशान हो रही फालतू में परेशान हो रही हूँ, ऐसे थॉट्स भी नहीं आने चाहिए। अगर इतना फ्यूचर, तो ये मैं पक्का श्योरिटी कर सकती हूँ और मैं आपको गारंटी भी दे सकती हूँ अगर आप करोगे, आप काम करोगे तो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके कोई नोन में भी कोई है या खुद का उनका बच्चा है जिसको ऑटिज्म है, तो बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और कोई भी डाउट है आप कॉल भी कर सकते हो, आप सर्च करो, अगर आप पूरी मिल जाएगा। सॉरी अगर आप इमोशनली भी वीक फील कर रहे हैं, हाँ, यू कैन टॉक टू मी। यस। आपको पेरेंटल सपोर्ट भी चाहिए, आप पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आज हमने जो भी डिस्कशन किया, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मुझे भी कोई ऐसा कोई मिलेगा जो परेशान है, उनके बच्चे को ऑटिज्म है या कोई भी ऐसी मेंटल डिसेबिलिटी या जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पक्का रिकमेंड करूँगा। आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू फॉर कमिंग मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। यू।